नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज पहला वीडियो 10 से 15 अगस्त की घटनाओं को लेकर बनाया गया है, जिनमें सबसे पहले हम लोग 15 अगस्त की घटनाओं को डिस्कस करेंगे कि 15 अगस्त के न्यूज़पेपर में और जो दूसरे सोर्सेज हैं जैसे पीटीआई है और एएनआई है, इसके अलावा जो भारत सरकार का एजेंसीज हैं जिसमें और भी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके अलावा कई सारे न्यूज़पेपर्स हैं, तो उनमें जो ख़ास समाचार दिखाई दिए उनको कलेक्ट किया गया। तो हम लोग बिना टाइम गंवाए हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। पहली घटना, क्योंकि हमको बहुत सारी बातें कवर करनी है, फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग बिल्कुल टाइम नहीं गंवाते और सीधे इश्यू पे आते हैं। 15 अगस्त की ये 10 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनको मैं एक समाचार की तरह से पढ़ दे रहा हूँ, फिर इनके डिटेल में चर्चा करते हैं। भारत ने अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 2020 को हमने भारत का 74th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। बेलारूस में चुनाव के पश्चात हिंसा, यूरोपियन यूनियन की धमकी के बाद सरकार ने हिंसा रोकने और प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध जो सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही थी उसको कम करने का वादा किया। निशाने पाकिस्तान हुर्रियत को मान्यता देने का पाकिस्तान का प्रयास। भारत में हुर्रियत की चल नहीं रही है। वर्तमान सरकार में हुर्रियत से बिल्कुल भी बातचीत बंद है और हुर्रियत के नेताओं को बिल्कुल भी स्वीकार्यता नहीं दी जा रही है। उनको पाकिस्तान अपनी स्वीकार्यता देने का प्रयास कर रहा है। रक्षा मंत्रालय ने एक नई पहल की है, नवल इनोवेशन एंड इंडियनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन NIIO बनाया है, जो कि नवल क्षेत्र में, जो कि नेवी के क्षेत्र में नई रिसर्चेज को बढ़ावा देगा। ये DRDO की तरह काम करेगा। स्काई रूट एरोस्पेस ये पहली भारतीय निजी कंपनी है जो स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रही है। इसने अभी हाल ही में एक रॉकेट का परीक्षण किया जो कि सफल रहा। मालदीव को भारत सरकार ने $500 बिलियन की सहायता दी। मालदीव में एक ग्रेटर माले कनेक्टिविटी स्कीम चल रही है, योजना चल रही है, जिसके तहत भारत सरकार ने $500 बिलियन की सहायता दी। सुरेंद्र कुमार सिन्हा बांग्लादेश के पहले हिंदू मुख्य न्यायाधीश रहे, जिनके ऊपर अभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उसमें दोषी करार पाए गए। अमृत योजना जो है वो शहरी इनोवेशन के लिए चलाई जा रही भारत सरकार की योजना है। इसमें उड़ीसा द्वारा जो कार्य किया गया है अर्बन इनोवेशन के लिए, उनमें सबसे पहले नंबर पे उड़ीसा को रैंकिंग मिली है। कर्म सारथी प्रकल्प नाम से वेस्ट बंगाल सरकार ने एक युवाओं को ऋण देने की योजना प्रारंभ करी है और शौर्य KGC नाम से एक कृषि ऋण कार्ड योजना जारी करी गई है HDFC के द्वारा। तो ये 10 महत्वपूर्ण समाचार हैं जिनमें से हमें एक एक को थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए, इनके डिटेल में चलना चाहिए। भारत ने अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसके बारे में आप सारा कुछ जानते ही होंगे और पहले से आपने बहुत सारा कुछ पढ़ रखा होगा और कैसे स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, वो सब आपको मालूम है। हम आते हैं सीधे बेलारूस में चुनाव के पश्चात हिंसा और यूरोपियन यूनियन की धमकी और उसके बाद सरकार को क्या डर लगा और सरकार ने क्या क्या काम किए, उस पर आते हैं। तो सबसे पहले बेलारूस को आप जान लो कि बेलारूस कहाँ है और बेलारूस कब बना, बेलारूस कैसे बना। तो बेलारूस बेसिकली पूर्वी यूरोप का एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्थल अवरुद्ध देश है। ये 1991 में रसिया के विघटन के पश्चात 15 देशों का निर्माण हुआ था। उनमें से एक देश बेलारूस भी था जिसकी राजधानी मिन्स्क है, इसकी कैपिटल मिन्स्क है। यहाँ 1994 में पहली बार चुनाव संपन्न करवाए गए और लुकाशेंको यहाँ के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 1994 में यहाँ पे पहले चुनाव करवाए गए और यहाँ पर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए लुकाशेंको, और तब से लेकर अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं सभी में लुकाशेंको ही जीतते आए हैं। और इस बार भी 9 अगस्त 2020 को चुनाव हुए और 9 अगस्त 2020 को इनकी विरोधी रही स्वेतलाना
वो इन्होंने इनको पराजित करके, स्वेतलाना को पराजित करके, और लगभग 80% मत के साथ लुकाशेंको पुनः निर्वाचित हुए। लुकाशेंको के पुनः निर्वाचित होने के बाद बेलारूस में हिंसा भड़क उठी, और चूंकि बहुत सारे लोगों ने वोट दिया होगा स्वेतलाना को, इनका पूरा नाम बड़ा टफ है, आप स्वेतलाना ही याद रखिएगा। स्वेतलाना को बहुत सारे लोगों ने वोट करा होगा, लगभग पूरा बेलारूस सड़कों पे आ गया। लगभग 1 करोड़ आबादी का देश है और बहुत सारे प्रदर्शनकारी सड़कों पे आ गए, और उन्होंने ये कहना शुरू किया कि लुकाशेंको ने चुनाव में धांधली करवाई है और ये गलत तरीके से चुनाव जीता है। यूरोपियन यूनियन, हालांकि लुकाशेंको ने फिर बहुत सारी बर्बरता भी दिखाई, उनके साथ जो लोग विरोध कर रहे थे उनको डिटेंशन कैंप में डाला गया, तरह तरह की यातनाएं दी गई, स्वेतलाना को गिरफ्तार किया गया, स्वेतलाना को गिरफ्तार करके धमकी दी गई और इनको देश छोड़ने पर बाध्य किया गया। दूसरे देश में जाकर इन्होंने अपने देशवासियों को एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने अपील की देशवासियों कि आप लोग विरोध प्रदर्शन ना करें और हम इस लड़ाई को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जान को खतरा, हमारे बच्चों की जान को खतरा है। तो उनके इस अपील का और बेलारूस की जनता द्वारा लगातार किए जा रहे विरोध प्रदर्शन, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेलारूस रूस का सहयोगी है और रूस के पक्ष में रहता है, जो कि पश्चिमी यूरोपीय देशों को अच्छा नहीं लगता है। हालांकि आप ये मान लो कि 1991 के बाद से कोल्ड वॉर का तो अब सीजन है नहीं, कोल्ड वॉर तो चल नहीं रहा है, लेकिन अभी भी रूस यूएसएसआर की लेगेसी को कंटिन्यू करता है, जो कि पश्चिमी यूरोप के देशों और अमेरिका को अच्छा नहीं लगता है। तो पश्चिमी यूरोप के देश और अमेरिका जैसे देश, पश्चिमी यूरोप और अमेरिका मतलब जो मेंबर ऑफ नाटो हैं, वो सब चाहते हैं कि बेलारूस या पूर्वी रूस में जो रशियन इम्पैक्ट है उसको कम किया जाए। तो भाई क्या होगा कि फिर यूरोपियन यूनियन बीच में आया और यूरोपियन यूनियन ने लुकाशेंको से कहा कि ये तो जो आप कर रहे हैं वो डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र की हत्या है, बिल्कुल लोकतंत्र नहीं है ये। आप जो आपके विरुद्ध जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उनके साथ बर्बरता कर रहे हैं और इन लोगों को लग रहा है कि आप गलत तरह से निर्वाचित होकर आए हैं, और जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है उनको जल्दी से जल्दी आप रिहा करें, अदरवाइज हम आप पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा देंगे। तो बहुत सारी इस तरह की बातों के डर से यूरोपियन यूनियन के इस धमकी के डर से लुकाशेंको ने कहा कि हम जिन लोगों को हमने डिटेन किया है उनको हम छोड़ दे रहे हैं। तो अभी तक का अपडेट ये है कि बेलारूस में चुनाव के बाद हिंसा हुई, इसमें लुकाशेंको, उसकी राजधानी मिन्स्क, उनकी विरोधी स्वेतलाना, 9 अगस्त 2020 को चुनाव हुआ। ये सारी बातों को ध्यान में रखना। यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोपियन यूनियन और बेलारूस के साथ क्या रिलेशन है, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यूरोपियन यूनियन ने बहुत सारा प्रतिबंध लगाने की बात की, तो लुकाशेंको ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी और कहा कि जिन लोगों को हमने डिटेन किया है उनको हम स्वतंत्र कर देंगे, उनको हम आज़ाद कर देंगे। तो उनको आज़ाद किया, और इस तरह से ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनमें बहुत सारे तथ्यों की हमने बात करी। स्थलवरुद्ध देश है, पूर्वी यूरोप का देश है, 1991 में रसिया के विघटन के बाद इसका निर्माण हुआ, राजधानी इसकी मिन्स्क है। 1994 से अब तक लगातार लुकाशेंको यहाँ के राष्ट्रपति बने हुए हैं। चुनाव में धांधली के आरोप के साथ यहाँ प्रदर्शन शुरू हुए और फिर वो प्रदर्शन बढ़ते गए। लुकाशेंको द्वारा की गई बर्बरता को रोकने के लिए यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंधों की धमकी दी, जिससे परेशान होकर लुकाशेंको ने जिन लोगों को डिटेन किया गया था उनको रिहा करने की बात को स्वीकार किया और कहा कि हम उनको रिहा करेंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे समाचार पर। दूसरा समाचार है निशाने पाकिस्तान से। निशाने पाकिस्तान 1969 से दिया जा रहा, पाकिस्तान के द्वारा दिया जा रहा एक पुरस्कार है जो कि पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इससे पूर्व ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत के एक और व्यक्ति को मिल चुका है, और वो हैं भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को। मोरारजी देसाई को भी ये पुरस्कार इससे पहले दिया जा चुका है। उनके द्वारा भारत पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने के क्रम में उनको ये पुरस्कार दिया गया था, निशाने पाकिस्तान।
ये पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये बिल्कुल उसी के समकक्ष है जैसा हमारा भारत रत्न है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में हुर्रियत के नेता को निशाने पाकिस्तान के सम्मान से नवाजा जाना, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, इसका अपना अलग महत्व है। सैयद अली शाह जिलानी नाम सुना ही होगा आपने। सैयद अली शाह गिलानी, ये हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया। हालांकि सैयद अली शाह गिलानी जा नहीं पाए इस पुरस्कार को लेने के लिए। जो दूसरी तरफ वाले हुर्रियत के नेता हैं, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के हुर्रियत के नेता हैं, उन लोगों ने इसको स्वीकार किया। तो यहाँ पर इस बात को हमें समझना है कि निशाने पाकिस्तान हुर्रियत के नेता को क्यों दिया गया, क्योंकि हुर्रियत क्या है, थोड़ा इसको भी आप समझ लेंगे। हुर्रियत भारत का कश्मीर में अलगाववादी संगठन है। कश्मीर में अलगाववादी संगठन। अब साहब अलगाववादी संगठन क्या होते हैं? ये मानता है कि कश्मीर भारत से स्वतंत्र है और एक स्वतंत्र कश्मीर की वकालत करते हैं। ये चाहते हैं कि भारत से स्वतंत्र एक कश्मीर देश का निर्माण हो। तो जो लोग ये चाहते हैं कि भारत से स्वतंत्र एक कश्मीर देश का निर्माण हो, उनको हम कश्मीरी अलगाववादी कहते हैं। ये अलगाववादी जो हैं, इनमें से अधिकांश अलगाववादी प्रो पाकिस्तानी, अधिकांश क्या सारे के सारे अलगाववादी प्रो पाकिस्तानी हैं, और वो अलग कश्मीर नहीं मांगते, बल्कि वो अलग कश्मीर के नाम पे पाकिस्तान का एजेंडा चलाते हैं। और उनको भारत में इस तरह का काम करने के लिए, भारत के इस्लामीकरण के लिए बहुत सारे इस्लामिक नेशंस से बहुत सारी फंडिंग होती है। तो ये हुर्रियत इस तरह से अपना एक रोजगार, अपना एक दुकान चला रही है, जिसको भारत सरकार ने बंद कर दिया है इस टाइम पे। और बिल्कुल इनकी दुकानदारी नहीं चल रही है और इनको बिल्कुल मान्यता नहीं दी जा रही है। अभी तो पाकिस्तान खुल के कश्मीर के मुद्दे पे सामने आ गया है। अब वो खुलेआम कहने लगा है कि कश्मीर हमारा है। उसने मैप दिखाया तो जो इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको भी अपने में दिखाया। हालांकि वो अपने मुंह में मिट्ठू बनने वाली बात है, कुछ भी आप दिखा लो। तो इनको पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर वास्तव में भारत सरकार को चिढ़ाने की बात है कि हम जो है आपके कश्मीर पर जो आपका रुख है उसको हम स्वीकार नहीं करते, और कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को हम मानते हैं कि वो नागरिकता, वो मानवता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, वो एक महान कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम उनको अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करेंगे। सैयद अली शाह गिलानी के अलावा हमने बताया कि मोरारजी देसाई को भी ये पुरस्कार इससे पहले दिया जा चुका था। इसके अलावा बहुत सारे विदेशी नागरिकों को इन्होंने अपना निशाने पाकिस्तान से नवाजा है। ये हमारे लिए इतना ही बहुत काम का है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, सैयद अली शाह गिलानी हुर्रियत के नेता थे, और ये पुरस्कार दिए जाने के पीछे उद्देश्य पाकिस्तान का ये है कि वो भारत सरकार के कश्मीर में जो रुख है भारत सरकार का, उसको वो डाइल्यूट करे और उसको वो ये साबित करे दुनिया में कि नहीं, भारत सरकार का जो स्वरूप है, भारत सरकार का जो सोच है जम्मू कश्मीर के प्रति, वो ठीक नहीं है। रक्षा मंत्रालय ने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है, रक्षा मंत्रालय द्वारा एक नए संगठन की घोषणा की गई, एक नए ऑर्गेनाइजेशन के गठन की घोषणा की गई 14 अगस्त 2020 को, जिसका नाम है नवल इनोवेशन एंड इंडियनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन NIIO। अगर आप इससे पहले के समाचारों में जाइएगा तो आप सुनिएगा कि भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने, राजनाथ सिंह जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं, श्री राजनाथ सिंह जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने 101 रक्षा उपकरणों पर इंपोर्ट एम्बार्गो किया है। उनको इसको कहते हैं इंपोर्ट एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब होता है घाटबंदी। तो इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने इतने रक्षा उपकरणों को भारत में आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, उनके लिए घाटबंदी कर दी है, एम्बार्गो कर दिया है कि उनका आयात नहीं हो सकता। तो 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर इन्होंने रोक लगाई। और ये रोक क्यों लगाई गई? ताकि भारत में आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जा सके। आत्मनिर्भर भारत के जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, आत्मनिर्भर भारत, उसको आगे बढ़ाया जा सके।
तो उसको आगे बढ़ाने के क्षेत्र में और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में ये कदम उठाए गए हैं। उसी कदम के रूप में नवल इनोवेशन एंड इंडियनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया है, जो कि एक 3 टियर का ऑर्गेनाइजेशन है, 3 टियर का ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हम विदेशियों से भी सहयोग लेंगे। 74% हमने FDI अलाउ कर रखा है डिफेंस सेक्टर में, हालांकि वो सरकार के रेगुलेशन के तहत है, डायरेक्ट रूट से नहीं है। 74% FDI को हमने अलाउ कर रखा है। हमने बताया कि इसमें 3 स्तर में काम होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम करेगा जिसका नाम है एनटैक। इसका पूरा नाम है नवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल। नवल टेक्नोलॉजी एक्सीलरेशन काउंसिल, ये एनटैक है। एनटैक के अलावा एक वर्किंग ग्रुप होगा और एक TDAC होगा, एक और ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसी के अंदर वो काम करेगा और वो है TDAC। एनटैक और TDAC। TDAC जो है वो है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेल। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेल। तो ये काम करेगी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए और ये काम करेगी एक्सेलरेशन के लिए। अलग अलग जगहों से नई नई तकनीकी पर अनुसंधान किया जाएगा और इनको लागू करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप होगा। रक्षा मंत्रालय के अधीन ये काम करेगा और किसके लिए काम करेगा ये? तो ये नेवी में नए नए तकनीकी को इंट्रोड्यूस करने के लिए कार्य करेगा। अगले समाचार पे आते हैं। अगला समाचार है हमारा स्काई रूट एरोस्पेस। ये समझ लीजिए कि स्काई रूट एरोस्पेस लगभग वैसी ही कंपनी है जैसी आप एलन मस्क की कंपनी के बारे में सुनते हैं। तो ये भारत की पहली कंपनी है, भारत की पहली निजी क्षेत्र की कंपनी है जो स्पेस रिसर्च के लिए कार्य करती है। अभी फ़िलहाल ये चर्चा में इसलिए रही क्योंकि इसने एक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया। रॉकेट का परीक्षण नहीं किया, इस बात को ध्यान रखिएगा, रॉकेट इंजन का परीक्षण किया। रॉकेट इंजन का परीक्षण करने का मतलब ये होता है कि रॉकेट में जो इंजन यूज किए जाते हैं, क्रायोजेनिक्स यूज किए जाते हैं, उनका इन्होंने पहला परीक्षण किया है। आगे फिर ये और आगे अपना प्रोग्रेस करेगी, जिस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा मालदीव। मालदीव हम जानते हैं कि अरेबियन सी में एक द्वीपीय क्षेत्र है, एक द्वीपीय क्षेत्र है मालदीव, द्वीपीय देश है जो कि रणनीतिक दृष्टिकोण से और ख़ास तौर से इंडियन ओशियन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके महत्व को देखते हुए चाइना भी इसमें बहुत सारा इंटरेस्ट रखता है और इंडिया भी यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट रखता है। इंडिया भी बहुत सारे पैसे देता है और चाइना भी बहुत सारे पैसे देता है। यहाँ पर एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है GMCP, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोग्राम। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी हालांकि ये प्रोग्राम बहुत बड़ा है और इसमें मालदीव के सभी द्वीपों को धीरे धीरे करके कनेक्ट करना है, पुलों के माध्यम से, सड़कों के माध्यम से, क्योंकि अलग अलग द्वीपों के रूप में वो बसा हुआ है। छोटे छोटे कई सारे द्वीप हैं, तो वो उनके बीच में आपस में कनेक्टिविटी का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। तो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसके तहत भारत सरकार ने $500 बिलियन की सहायता दी है। $500 बिलियन की सहायता दी है। इसमें से $100 बिलियन जो है ये भारत सरकार ने दान दे दिया, समझ लीजिए, है ना, ये वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसमें से $400 बिलियन जो है वो भारत सरकार ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, जिसको ये यूज कर सकते हैं अपनी परियोजना के विकास के लिए, अपने GMCP परियोजना के विकास के लिए। तो आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि $500 बिलियन की सहायता अभी हाल ही में भारत ने कौन से देश को दी?
तो आंसर होगा कि ये सहायता मालदीव को दी गई। किस उद्देश्य से दी गई? तो ये उद्देश्य था इसका GMCP कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना। और अब हम लोग अगले समाचार पे चलते हैं। सुरेंद्र कुमार सिन्हा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल नहीं है, लेकिन इस तरह के व्यक्तित्व से जुड़े हुए प्रश्न कई बार आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि सुरेंद्र कुमार सिन्हा जो थे ये बांग्लादेश के पहले हिंदू मुख्य न्यायाधीश थे। इन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाया गया और इनको जो है दोषी करार देकर जेल भेजा गया। अमृत योजना जो है इसका पूरा, इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, तो इस योजना का पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। आपको नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा कि ये बेसिकली शहरी विकास की योजना है। शहरी विकास, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। ये भी आप पॉइंट नोट रखेंगे अपने पास। तो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही इस योजना का नाम है AMRUT, अमृत योजना। और अमृत योजना जो है ये शहरी विकास से संबंधित है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है। उड़ीसा, अभी जो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय है, इसने अलग अलग राज्यों में इस योजना का किस तरह से क्रियान्वयन किया गया और उसका क्या रिजल्ट आया, इस पर एक सर्वे करवाया, जिसमें उड़ीसा नंबर 1 रहा। मतलब ये है कहने का कि अर्बन रेजुविनेशन के लिए जो कार्य किया गया, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कार्य जो किया गया, उसमें उड़ीसा का परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रहा। उड़ीसा नंबर 1 पे रहा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। कर्म सारथी प्रकल्प योजना, ये बेसिकली युवाओं को सरल ऋण और सब्सिडी वाला ऋण देने की योजना है। उनको जो है स्वरोजगार को प्रेरित करने के लिए, तो वो आप ध्यान रखेंगे। शौर्य KGC कार्ड योजना है। ये बेसिकली HDFC बैंक द्वारा सशस्त्र बलों के लिए चलाई जा रही एक योजना है, जिसमें उनको कृषि करने के लिए ऋण दिया जाता है। एक कार्ड दिया जाता है, जैसे KCC टाइप का कार्ड होता है, वो उसके माध्यम से वो कृषि वित्त की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये 15 अगस्त के समाचार पत्र और दूसरे जो भी माध्यम हैं समाचारों को इकट्ठा करने के, वहाँ से प्राप्त महत्वपूर्ण 10 खबरें थीं जिनके बारे में आपने देखा।